तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की ये जो भर्ती आने वाली है, आप सभी लोग को मालूम है 29 जनवरी 2025 के दिन जो है तकरीबन 40,000 से ज़्यादा पदों पर बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद पर ये नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है इस दिन रिलीज कर दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये सवाल चल रहा है कि सर ये बताइए, जब मैं फॉर्म में अप्लाई करने जाऊँगा तो किन किन बातों का मुझे विशेषकर ध्यान जो है रखना पड़ेगा। दोस्तों एक बात का आप लोग केवल ध्यान रखिएगा और वो है पोस्ट प्रेफरेंस, जिसे हम लोग हिंदी में पद वरीयता के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर ये काम आपने अच्छी तरीके से कर लिया ना, तो ये मान के चलिए कि 50% काम जो है आपका यहीं पर हो जाता है, क्योंकि आपके हाई स्कूल में चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, आप उसको तो बदल नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, फॉर्म में अप्लाई करते टाइम पे आपको कौन सी गलती नहीं करनी है उसको आपको विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। जिसमें नंबर 1 पर आता है कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है मुझे फॉर्म में अप्लाई करते टाइम पे किस प्रकार से देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस चीज को आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए इतनी अच्छी तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाएगा जितनी अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। बस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कर लीजिएगा। तो सपोज दैट जैसे कि दोस्तों आप जो है सबसे पहले कोई सर्कल चूज करते हो, ठीक है ना। पोस्ट प्रेफरेंस जब देने जाते हो तो सबसे पहले आप कोई सर्कल चूज करते हो। सपोज दैट आपने यहाँ पर एक सर्कल यूपी चूज कर लिया। इसके अंतर्गत कई सारे डिवीजन आते हैं, जैसे रायबरेली हो गया, प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, जौनपुर हो गया, है ना, गाजियाबाद हो गया। उसके अलावा कई सारे डिवीजन आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने D1, D2, D3 करके ये डिवीजन लिख रखे हैं। उसके अलावा क्या होता है कि डिवीजन के अंतर्गत में कई सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं, बीओ होते हैं, उसके अलावा एसओ होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझिएगा कि आपको उस डिवीजन का चुनाव करना है जहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा हो। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज दैट आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, और आपकी कैटेगरी में मान लीजिए मात्र 10 सीटें हैं, लेकिन वहीं दूसरे डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर आपकी कैटेगरी में 100 सीटें हैं। तो बताइए कहां पर फायदा आपको मिलेगा। आपको फायदा मिलेगा जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है सबसे ज्यादा है आपकी कैटेगरी में, वहां पर फॉर्म को अप्लाई करोगे तो सिलेक्शन का चांस आपका जो है ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग समझिएगा। तो इस डिवीजन का चुनाव करना है जहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसी जो है सबसे ज्यादा है। उसके अलावा कोशिश ये कीजिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र को चुनना है, ना कि शहरी क्षेत्र को, ठीक है ना। ये चीज जो है आपको अच्छे से ध्यान देना है। काफी सारे कैंडिडेट जानते हैं क्या करते हैं, जो शहरी क्षेत्र होता है इसका चुनाव कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि ऑलमोस्ट ज्यादातर कैंडिडेट क्या कहते हैं कि शहर की तरफ ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना, जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उधर जो है सुविधाएं होती हैं और उनको ये लगता है कि वहां पर मुझे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव करना है जहां पर भीड़ सबसे कम हो, वहां पर आपका सिलेक्शन ज्यादा होगा। और सिटी एरिया में क्या होता है कि ज्यादातर कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करते हैं, इसलिए वहां पर कंपटीशन जो है ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र को आपको चुनना है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको क्या करना है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे ना, तो आपके ऑप्शन में जितने भी पोस्ट प्रेफरेंस देने का ऑप्शन आ रहा है सभी में आपको पद वरीयता देना है। कहने का मतलब यह है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हो और उसमें 200 पोस्ट प्रेफरेंस देने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सभी 200 में पोस्ट प्रेफरेंस देना है। यह नहीं कि 200 पोस्ट प्रेफरेंस देने का ऑप्शन आ रहा है और आप क्या करोगे कि केवल 5 या फिर 10 में पोस्ट प्रेफरेंस दिए, उसके अलावा जो है आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दिए। तो इसमें देखिए आपकी गलती है। आप ये मान लीजिए कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से नहीं दिया है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा या फिर कम चांस रहेगा, ठीक है ना। 200 ऑप्शन आ रहा है तो सभी 200 ऑप्शन में आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो है देना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बीपीएम का पोस्ट चुनना है, ठीक है ना। बीपीएम के जितने भी पोस्ट हैं यूआर, उसके अलावा आपकी कैटेगरी में सबसे पहले उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। नंबर 1 पर आपको बीपीएम का पोस्ट रखना है, क्योंकि बीपीएम का जो पोस्ट होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगा, पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहेगा। उसके अलावा दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो आपको एबीपीएम और तीसरे नंबर पर आपको डाक सेवक को चुनाव जो है करना है, ठीक ना। इससे क्या होगा दोस्तों कि सीरीज से अगर आप यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस देते हो ना, तो सबसे ज्यादा चांसेस यहां पर ये रहेगा कि बीपीएम का पोस्ट जो है आपको यहां पर मिलेगा। अगर आपके अच्छे खासे परसेंटेज है उस डिवीजन से जहां से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो बीपीएम का पोस्ट आपको मिलेगा और वो सबसे बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि पूरी तरीके से उसमें क्या रहता है, ऑफिशियल वर्क रहता है, किसी प्रकार का कोई भी फील्ड वर्क नहीं रहता है, ठीक है ना। यहां तक आपको
चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको क्या करना है, आप केवल यूआर कैटेगरी में ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा अदर कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वे क्या कर सकते हैं, वे यूआर कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यूआर कैटेगरी में भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी यानी कि खुद की कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, खुद की कैटेगरी से भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपका यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको आपकी खुद की कैटेगरी यानी कि ओबीसी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होगा, अगर आपके परसेंटेज जो है अच्छे खासे होंगे तो। उसके अलावा वे कैंडिडेट जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको क्या करना है, वे यूआर कैटेगरी से पोस्ट प्रेफरेंस दे ही सकते हैं, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस यानी कि खुद की कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये फायदा उनको मिलेगा। बाकी एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो वे भी यूआर कैटेगरी से और खुद की कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से एसटी की अगर मैं बात करूंगा तो वे यूआर कैटेगरी से और एसटी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि खुद की कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, उससे उनका सिलेक्शन का जो चांस रहेगा वो ज्यादा रहेगा। और सभी पीएच हैंडीकैप के लिए कहना चाहूंगा, उनके लिए देखिए अलग से सीटें निकाली जाती हैं, ठीक है ना। तो वे कैंडिडेट सभी पीएच हैंडीकैप यानी कि उस कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए रिजर्व जो है सीटें निकाली जाती हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। देखिए दोस्तों सभी 23 सर्कल से जो है वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई जो है कर सकते हैं। आपको मालूम है बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, बल्कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है चलाई जाती है, ठीक है ना। इसमें देखिए एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, मतलब कि छूट भी दिया जाएगा। सभी ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल, सभी एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल और सभी पीएच हैंडीकैप को यहाँ पर 10 साल का एज में छूट दिया जाएगा। और जो आपकी एज की गणना की जाएगी वो किया जाएगा 1 जनवरी 2025 के रिगार्डिंग। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई जो है कर पाओगे। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मुझसे पूछते रहते हैं कि सर जो है मेरा 18 साल में 2 महीने बचे हैं, 8 महीने बचे हैं, 10 महीने बचे हैं, तो क्या मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं। देखिए दोस्तों जब तक आपका मिनिमम एज 18 साल नहीं हो जाता है तब तक आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है इसमें। देखिए अगर आप यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मात्र फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे 100 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पर सभी एससी एसटी पीएच और फीमेल कैंडिडेट से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक बात देखिए और भी बताना चाहूंगा, काफी सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर ये बताइए कि इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। देखिए दोस्तों कट ऑफ तो आपको मालूम ही है कि भारतीय डाक विभाग की भर्ती में हमेशा ज्यादा जाता है, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड ये करता है ना कि आप किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने मेघालय से फॉर्म को अप्लाई किया, असम से फॉर्म को अप्लाई किया या फिर अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई किया, तो वहां पर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है ना वो काफी कम परसेंटेज पर होता है। मतलब कि वहां पर बच्चों का सिलेक्शन 70%, 75% या फिर 80% के अराउंड में भी हो जाता है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो 2024 में जो भर्ती आई थी 44,228 सीटों पर, उसका आप सभी लोग 5वां 6वां या फिर पहला लिस्ट ही उठा करके देखिए ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ वाकई में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उसके अलावा असम, ये सारे के सारे ऐसे डिवीजन हैं वहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों देखिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँगा, साथ ही साथ बेसिक रिक्वायरमेंट की भी अगर यहाँ पर मैं बात करूँगा, तो सबसे पहले तो आपके पास 10th का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसमें मैथ और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों सब्जेक्ट होगा तभी आप जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा नो द लोकल लैंग्वेज, कहने का मतलब यह है कि लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप जिस भी सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो वहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज चलता है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब जैसे देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट ये कहते हैं मुझसे कि सर ये बताइए मैं उड़ीसा से फॉर्म को अप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या वाकई में मैं कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों उसके लिए क्या है कि उड़ीसा का जो लोकल लैंग्वेज है ना वो उड़िया है, ठीक है ना। तो आपको
उड़ीसा यानी कि उड़िया जो है लिखना पढ़ना बोलना समझना अच्छे से आने चाहिए, तभी जा करके आप उड़ीसा से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। और अगर आप हिंदी बोलना लिखना पढ़ना समझना जानते हो तो आप यूपी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, इन सभी जगह से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक ना, क्योंकि यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी ही बोला जाता है। उसके अलावा साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलाने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर के काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है इस बार की वैकेंसी में मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। दोस्तों कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है ना। पिछली बार की वैकेंसी में भी ऐसा ही हुआ था, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं मांगा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं, कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर केवल फालतू में जानते हैं क्या कर रहे हैं, झूठ अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है ना, कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भी आप फॉर्म को अप्लाई आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो आपको मालूम है बीपीएम के पोस्ट पर अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको 18,000 रुपए का सैलरी दिया जाएगा। इसमें बेसिक पे, उसके अलावा 53% का डीए वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है ना। उसके अलावा एबीपीएम और डाक सेवा की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो अप्रॉक्स 16,000 के आसपास आपको मंथली वेतन दिया जाएगा। और दोस्तों ड्यूटी टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें देखिए 4 से 5 घंटे का ड्यूटी टाइम होता है। पूरी तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, केंद्र सरकार की भर्ती है, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 10वीं पास हो तो आपको इस वैकेंसी में फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है कि किन किन बातों का आपको अच्छे से ध्यान जो है रखना चाहिए फॉर्म में अप्लाई करते टाइम पे। उसके अलावा किसी प्रकार का आपके मन में डाउट हो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।